आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ BFUHS एंड GMCH की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं बाय 5 और 6 जो इवनिंग में है वीडियो अपलोड हो जाती है। 170 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 171 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा BFUHS एंड GMCH के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। बैचेस जो है फॉर 1 वीक ऑफर पे चल रहे हैं। सो 31 तक ये जो है ऑफर चलेंगे, जिसमें आपको 2 जो है आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एक है 1299 का बैच जो कि है फुल इस टाइम ऑफर पे, जो था 1499 का 1500 का बैच जो है इस टाइम ऑफर पे है। ये 2 मंथ्स का बैच है जिसमें हम करने जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एंड जो फुल थ्योरी बैच है वो अब हो चुका है 1999 का, जो कि रहने वाला है फॉर 3 मंथ्स, जिसमें हम फुल थ्योरी करेंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स की फॉर बोथ BFUHS एंड GMCH है ये। और साथ ही में करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। और अगर आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं है तभी अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी ये बैच ज्वाइन करना बच्चे, अदरवाइज इसी की तरफ ही जाना। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ऑफर्स में बैच ज्वाइन कर सकते हो। टिल 31 तक ये ऑफर रहेंगे, सो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 171 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया prevent thrombus formation in capillaries as well as other problems from stasis and clotting of the blood in a sickling process the nurse should। सो देखो, आप केयर कर रहे हो चाइल्ड की जिसको सिक्कल सेल एनीमिया है। सो सेल जो है सिक्कल शेप, मून शेप का हो जाता है, ठीक है। सो आपको प्रिवेंट करना है थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैपिलरीज में, प्लस वो जो थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है उसकी वजह से होने वाले और प्रॉब्लम्स जो है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से होने वाली सांस नहीं आती, पेशेंट लेथार्जिक हो जाता है, एकदम से पेल हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीजन, इंक्रीज करो फ्लूइड बाय माउथ एंड यूज अ ह्यूमिडिफायर, encourage the child to maintain bed rest, administer a prescribe anticoagulant। सो देखो, और भी प्रॉब्लम से बचने के लिए सारी चीज़ों में आपको इन द सिकल सेल एनीमिया, सो स्पेसिफिकली यहाँ पे पहली बात तो देखो लिखा है कि प्रिवेंट करना है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो देखो थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो एक ही चीज़ से जो प्रिवेंट हो सकता है कि आप उसका हाइड्रेशन लेवल और ऑक्सीजन लेवल जो है प्रॉपरली मेंटेन रखो। सो दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। पर अब ये आता है कि हम पहले प्रियोरिटी में क्या करेंगे। सो ऑलवेज हमें ABC को ही प्रायोरिटी देनी है, आपने एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन, बिकॉज थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है ऑक्सीजन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप उसे ऑक्सीजन दोगे तो जिन ऑर्गन्स को थ्रोम्बस की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पहली तो आप उनको दे रहे हो, सेकेंडली उसको जो डिसिप्निया होगा, थ्रोम्बस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, स्टेसिस, ठीक है ना, एज वेल एज अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टेसिस, जो ये प्रॉब्लम होंगी स्टेसिस से वो भी प्रिवेंट हो जाएंगी बाय द ऑक्सीजन। यस, इस बच्चे का हाइड्रेशन भी मेंटेन रखते हैं, नो डाउट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर अभी ये दोनों ही चीज़ें हमें एक ही MCQ में दे दी है, तो आपको ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देनी है, क्लियर ना। हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे प्रायोरिटी जो है हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो क्या एंटीकोगुलेंट एज अ नर्स आप नहीं करोगे, नर्स शुड, तो एंटीकोगुलेंट अगर आप नहीं करोगे, प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट कर सकते हो। बेड रेस्ट, तो बच्चा एडमिटेड है तो बेड रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा जो है वो दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो कैसे जो है आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो इजी क्वेश्चन है। सप्लीमेंटेशन विद हाइड्रेशन, सप्लीमेंटेशन विद विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन, प्रोफाइल एक्सेस विद वेल्पोरिक एसिड। सो ऑब्वियसली फॉलिक जो एसिड होता है, जो फॉलिक एसिड देते हो मदर को, बिफोर कंसेप्शन से ही वो आप स्टार्ट कर देते हो, कंसीविंग से पहले ही आपको उसको देना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बाई चांस मदर प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे नहीं पता चला कब कंसीव हुआ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप उसे ये फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हो देना। फॉलिक एसिड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड आप बच्चे के ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड बच्चे के ब्रेन। सो जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है वो बच्चे का हमेशा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फॉर्म होता है, सो ये हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद द पोटाशियम डेफिशिएंट। द नर्स रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया बिकॉज ऑफ द क्लाइंट।
सो आप एक नर्स हो, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हो, पेशेंट की केयर कर रहे हो, ठीक है, पोटाशियम डेफिशिएंट है, मतलब पेशेंट की बॉडी में डेफिशिएंसी है पोटाशियम की। तो आप देखते हो क्लाइंट की रिपोर्ट और आप समझते हो कि इसको रिस्क ऑफ हाइपोकैलीमिया डेवलप हो सकता है अगर पेशेंट को is on potassium sparing diuretics, is on nasogastric suctioning, has a history of renal disease, has a history of Addison disease. सो देखो सबसे पहले तो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो बॉडी में पोटाशियम रहने देते हैं और बाकी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अगर ये आप दे रहे हो तो पोटाशियम स्पेयर हो रहा है बॉडी में, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रीनल डिसीज, अगर रीनल डिसीज है तो किडनी प्रॉब्लम है, किडनी पोटाशियम को बाहर ही नहीं निकाल रही होगी, पेशेंट किसमें होगा, हाइपरकैलीमिया में, सो ये भी नहीं है। एडिसन डिसीज में भी हाइपरकैलीमिया होता है, ठीक है, इसमें डायरिया देखने को मिलता है, पेशेंट हाइपरकैलीमिक होता है। बट अगर किसी के नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है, सो दिस इज अ चांसेस के पेशेंट के जो पोटाशियम आयंस है वो थ्रू द वॉमिटिंग आउट जाए, ठीक है, सेल्स जो है डिस्ट्रक्ट करेंगे और वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर जाएंगे और पोटाशियम का लेवल जो है डिसबैलेंस होकर हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है तो उसको हाइपोकैलीमिया होने का खतरा है। नेक्स्ट है, a nurse is changing the central line dressing of the client receiving total parenteral nutrition. She notes that the catheter insertion side appears red. Does the nurse assess which of the following? सो आप सीवीपी लाइन चेक कर रहे हो, सेंट्रल वीनस कैथेटर डला हुआ है, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन चल रहा है, आप देखते हो कि कैथेटर की साइड पे जो साइट है वो रेड कलर की हो चुकी है, तो नर्स क्या असेस करेगी, द टाइटनेस ऑफ द ट्यूबिंग कनेक्शन, द क्लाइंट्स टेम्परेचर, द एक्सपिरेशन डेट ऑफ द बैग, टाइम ऑफ द लास्ट ड्रेसिंग चेंज। तो यहाँ पे देखो जो रेडनेस हो रही है दिस इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या असेस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्लाइंट का टेम्परेचर, बिकॉज जहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है वहां पे टेम्परेचर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो नर्स क्या असेस करेगी, क्लाइंट का टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं, a client has undergone the insertion of CVP line catheter at the bedside. The nurse would sure to check the result of which of the following before inserting the fluid rate IV solution attached to the line. So एक पेशेंट है, उसके आपने सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला है बेड साइड पे, बेड पे ही डाला है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोसीजर उस सीवीपी लाइन पे स्टार्ट करने से पहले क्या चीज जो है कंफर्म करोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम ऑस्मोलारिटी, पोर्टल एक्स चेस्ट एक्सरे, इनटेक आउटपुट चार्ट। तो देखो बच्चे आंखें बंद करके एक्सरे पे लगाओ टिक, क्यों, क्योंकि जो पोर्टल एक्सरे है वो आपको कराना ही पड़ेगा ताकि आप चेक कर पाओ कि जो सीवीपी लाइन है वो अपनी जगह पे तो है। उससे पहले आप उस पर कोई भी चीज स्टार्ट करनी नहीं शुरू करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपने बेड साइड पे सीवीपी लाइन डाली है, सेंट्रल वीनस सीवीसी लाइन डाली है, सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला है, वो प्रॉपरली जो है वो डला है कि नहीं डला। सो ये कंफर्मेशन होती है फॉर द साइट, फॉर द लोकेशन। क्लियर? चलो आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैचेस का बता दूं, अगर किसी को सुनना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, अगले क्वेश्चंस देख सकते हो। सो फॉर BFUHS इन GMCH बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर लगा हुआ है बैचेस पे, 31 तक ही रहेगा। एक है 1299 का, जो 1500 का बैच था वो 1300 का हो चुका है फॉर 2 मंथ्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और जो 2500 का बैच था वो 3 मंथ्स का अब हो चुका है 2000 में, फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। देखो ये बैच वही बच्चे ज्वाइन करें जिनका बेसिक क्लियर है, बिकॉज इस बैच में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इन MCQs करेंगे, सो थ्योरी का क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं क्लियर तो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, डोंट वरी, 3 मंथ्स का बैच जो है चलता रहेगा, पर आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। सो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ऑफर में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी आने वाली जो और पंजाब स्टेट की जो वैकेंसीज है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? सर नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मेरे से बात करके मैसेज करके आज ही जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, डीले मत करना। 31 तक जो है ये ऑफर रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे 176 क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज असिस्टिंग अ फिजिशियन विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब, द नर्स शुड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। तो आप एक फिजिशियन को असिस्ट कर रहे हो रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब के लिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी क्लाइंट के लिए? स्टे वेरी स्टिल, इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, एक्सेल ऑन अ ट्यूब इज पुल्ड, सो परफॉर्म वेलसेल्वा मैन्योवर। सो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे परफॉर्म द वेलसेल्वा मैन्योवर। सो वेलसेल्वा मैन्योवर क्या होता है कि जैसे ही आप चेस्ट ट्यूब को रिमूव करोगे, पेशेंट को कहा जाता है टेक अ डीप ब्रेथ, लिख लेना इसको,
टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड, ठीक है, एक डीप ब्रेथ लो और होल्ड करो, दैट इज कॉल्ड अ वेल्सेल्वा मैन्योवर, जो कि आप चेस्ट ट्यूब रिमूव करते हुए टाइम पेशेंट को बोलते हो. Next, the client is diagnosed with a glaucoma. Which symptoms would the nurse expect the client is report? So एक client है ग्लूकोमा वाला, ठीक है, कौन से symptoms जो है आप देखोगे client में और report करोगे? Halos around the light, floating spots in the vision, night yellow, haze around everything, a curtain coming across the vision. So halos around the light जो है sign and symptom, main sign and symptom है ग्लूकोमा का, ठीक है ना. तो अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है. नेक्स्ट है what should the nurse do to assess the neurovascular status of extremities casted from the ankle to the thigh. तो एंकल से लेके थाई तक ना कास्ट लगी हुई है पेशेंट के, तो आपने उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस जो है असेस करना है. तो आप क्या करोगे, पाल्पेट करोगे femoral artery को, assess the Hoffman sign, compress the and release the client's toenail, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द नी. सो अगर ऐसे किसी के भी देखो नी को एक्सटेंड आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कास्ट है, कहाँ से लेके नीचे एंकल से लेके एडी से लेके थाई तक, तो आप ऑब्वियसली नी का एक्सटेंड तो कर ही नहीं सकते, यही पे हो गया. उसके बाद फिमोरल आर्टरी को भी आप पाल्पेट नहीं कर सकते, थाई तक है. सो यहाँ पे जो है आपको CRT कैपिलरी रीफिल टाइम जो चेक करना होता है वो हम कैसे करते हैं, कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोनेल, जो उसका टो का नेल होता है उसको दबाते हैं और चेक करते हैं कि जो उसका अपने दबा के उसको छोड़ा, प्रेस करके उसे रिलीज किया, तो वो फिल होने में कितना टाइम लगा रहा है. सो अगर तो लेस देन 2 सेकेंड है देन इट इज गुड. अगर 2 सेकेंड से ज्यादा है तो इट मीन्स कि न्यूरोवास्कुलर स्टेटस जो है पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. नेक्स्ट है अ नर्स इज असेसिंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग, द टेंटेटिव डायग्नोसिस इज एंडोमेट्रियल कैंसर, व्हिच फाइंडिंग इन द क्लाइंट हिस्ट्री आर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. तो पोस्ट मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग मतलब मेंसेस के बाद पेशेंट को फिर से, मीनोपॉज के बाद पेशेंट को फिर से ब्लीडिंग हो गई और उसका टेंटेटिव डायग्नोज बनाया है कि मे बी इसको एंडोमेट्रियल कैंसर हो, तो कौन सी फाइंडिंग जो है रिस्क फैक्टर बनेगी इस कैंसर का, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है. ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, सिगरेट स्मोकिंग, अर्ली ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. सबसे पहले तो प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन्स के साथ छेड़खानी प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है. फैमिली हिस्ट्री है तो भी ये रिस्क फैक्टर बनता है, अगर पेशेंट को ओबेसिटी है तब भी हो सकता है. मल्टीपैरिटी नहीं हो सकता बच्चे क्योंकि ईस्ट्रोजन से एक्सपोजर हो चुका है. सिगरेट स्मोकिंग जो है लंग कैंसर का कॉज है. अर्ली ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज भी नहीं कॉज होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का. जो राइट ऑप्शन रहेंगे इज योर ऑप्शन नंबर 1, 5 एंड 6. नेक्स्ट देखो, a client who has a breast cancer had post pulmonectomy chemotherapy and is now scheduled for radiation on an outpatient basis. What is the important nursing intervention will the client receiving radiation? So एक client है, breast cancer है उसकी, ठीक है, lymphoectomy हुई है उसकी, ठीक है, post lymphoectomy के बाद उसकी कीमोथेरेपी शेड्यूल है, अब उससे सिर्फ कीमोथेरेपी कराने आना है, अदरवाइज पेशेंट ठीक है. उसकी रेडिएशन के लिए आप उसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे, इंपॉर्टेंट. Assess the radiation site for redness and irritation. Rinse the radiation site with antibacterial solution after treatment. Instruct the client to apply lotion twice daily to the skin on the radiation area. Encourage the client to wear a snug fitting bra between radiation therapy. So देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेडिएशन साइट को क्या करे, रेडनेस एंड इरिगेशन के लिए चेक करे, इरिटेशन के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है. क्योंकि जो रेडिएशन साइट होती है ना बच्चे, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है और ड्राइनेस जहाँ पे होती है वहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इजीली हो जाता है, क्रैक्स जो है इजीली हो जाते हैं. कभी भी रेडिएशन साइट को आपको किसी भी सॉल्यूशन के साथ नहीं धोना है, किसी भी सॉल्यूशन के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ उसे क्लीन करना है हल्का सा वाटर के साथ और उसको रेडनेस एंड इरिटेशन के लिए चेक करना है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों. और जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि 0.35 mg अब आपको डोज लगानी है और आपके पास अवेलेबल है 25 mg, तो इसका आंसर था 1.4 ml. सो जिन बच्चों ने भी ये आंसर लिखा है बिल्कुल आंसर सही है, वेरी गुड. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं इन द ऑफर, तो देखो ऑफर चल रहा है टिल 31st के बाद ये ऑफर बंद हो जाएंगे, इनरोलमेंट्स बंद है. 1300 का बैच जो पहले 1500 का था अब 1300 का हो चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे 2 मंथ्स का. और अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर तो बच्चे इस बैच की तरफ मत जाना, इसी की तरफ जाना. ये है जो 2500 का बैच था 2000 में कर दिया है 3 मंथ्स का, फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर फॉर BFUHNs एंड GMCH. सो सिलेबस क्लेम कंप्लीट करवा दिया जाएगा. अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉल या फिर मैसेज करके इस नंबर पे. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.